औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर के बारे में। तो की पॉइंट्स देखिएगा, पूरे चैप्टर के अहम नुकात होते हैं। ये पूरे चैप्टर की समरी इसके अंदर लिखी हुई होती है। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ये आपको प्रिंसिपल की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स फ्यूज द लोएस्ट एनर्जी लेवल्स फर्स्ट, तो दैट इज अवेलेबल। ना लगाओ, ये भी ठीक है, आपकी बुक पे ही है। उसके बाद बच्चों रिव्यू क्वेश्चन है आपके। इनसर्कल द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू का मतलब ये होता है, वो कहता है कि ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। ये बात गलत है? ठीक है। बोहर का मॉडल, उसका पहला पोस्टुलेट आप लोगों को यही बता रहा है कि आपने याद की है थ्योरी या नहीं। तो जनाब ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, सो ईच ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड सब एनर्जी लेवल। रुक जाओ, इसलिए परेशान नहीं लगाना, पहले सारे पढ़ लिए। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये सेकंड पॉइंट है। हमने ये पढ़ा था, द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, रोशनी जज़ब होती है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले शेल की एनर्जी कम होती है ना, और दूसरे की क्या होती है? ज्यादा। अब अगर पहले शेल की जो एनर्जी है वो E1 हो, ये न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज, ये पहला शेल, और ये दूसरा शेल। अब अगर इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E1 है, यहां से जंप करके यहां तक जाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि आपको पता है कि E2 ज्यादा E1 से, बताओ इसको एनर्जी चाहिए या एनर्जी छोड़नी पड़ेगी? तो ये एनर्जी क्या करेगा? जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है। बेटा इलेक्ट्रॉन्स की खुराक रोशनी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ये रोशनी किसकी शक्ल में होती है? छोटे छोटे, जिनको हम फोटॉन कहते हैं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में है, ये एक फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा। उस फोटॉन को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, याद रखना इस फोटॉन की एनर्जी पता कितनी होगी? E2 माइनस E1, बिल्कुल इसके बराबर, जिसको हम डेल्टा E कहेंगे। ये लुकमा, अगर ये एनर्जी इससे ज्यादा हुई, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर इससे कम हुई फिर भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये एग्जैक्टली ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यहां से जंप करके कहां चला जाएगा? तो इसका मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हुए एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। समझ आया? अब यही इलेक्ट्रॉन जब यहां से जंप करके वापस नीचे आएगा, तो मुझे ये बताओ E2 एनर्जी ज्यादा, E1 कम है, तो एनर्जी कम करने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी? बात समझे नहीं समझे? सो देयरफॉर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके नीचे आएगा
गिरेगा तो ये एक फोटोन को इमिट करेगा जिसकी एनर्जी भी एग्जैक्टली डेल्टा ई के बराबर होगी। समझ आ गया? तो इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए या तो रोशनी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है या इमिट करनी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है। ठीक है, समझ आया नहीं यार? जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जंप करके जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो हायर एनर्जी लेवल से फॉल करेगा लोअर एनर्जी लेवल में तो बेटा वो एनर्जी इमिट करेगा। समझ आ गया? ये पास्टुलेट कौन सा था जी? चौथा पास्टुलेट। तो ये कह रहा है लाइट इज एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स लोअर एनर्जी लेवल। क्या जंप करके लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा? एब्जॉर्ब करेगा तो हाई में जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। चले आखिरी पढ़ते हैं। द फर्दर नहीं होता, ये प्रिंटिंग एरर है जनाब। अपनी कॉपियां या किताबें खोल के देख लो, यहाँ पे फार्दर होना चाहिए। द फार्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज। तो मेरे बच्चों मेरी बात सुनो गौर से। देखिए पहले शेल में इलेक्ट्रॉन था तो वो न्यूक्लियस के करीब था, दूसरे में गया तो उससे दूर हुआ ना, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब तीसरे में जाएगा तो और दूर हो जाएगा, अब तीसरे की एनर्जी उससे भी ज्यादा है। तो बेटे जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी। समझ गया ना बिल? तो ये आपका सेकंड पास्टुलेट था, सेकंड ही था ना? तो जनाब ये अब आपका जो राइट चॉइस है वो कौन सा है? डी है। नहीं समझे तो दोबारा समझा दे। जी मैडम आपने उंगली खड़ी की हुई है। अच्छा सोच रही है, पोज बनाया हुआ, थिंकिंग पोज। अच्छा आगे चलते हैं। द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स। इसके कितने आइसोटोप्स हैं? दो। उनके नाम बता। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स के नाम बता दे। आवाज नहीं आ रही, मेरी क्लास में दबंग होके बैठना पड़ेगा। आवाज आ रही? नहीं सर। शाबाश। क्लोरीन बेटा 17 दोनों के नीचे 17 आता है, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है, मास नंबर पहले का क्या है? 35। इसे कहते हैं क्लोरीन 35 नाम ये है। और दूसरा कौन सा है? क्लोरीन 37। ठीक है, Cl35 Cl37 नाम समझ आ गए। बोथ ऑफ विच है। अब क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, दोनों बोथ ऑफ विच, जिनमें से दोनों, ऑफ विच का मतलब में से, बोथ दोनों, विच हैव जो रखते हैं सेम मास नंबर। अब बताओ क्लोरीन 35 का क्लोरीन 37 का मास नंबर सेम है? गलत है। दूसरा देखो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बताओ आइसोटोप में कौन सी चीज डिफरेंट होती है? न्यूट्रॉन से डिफरेंट होते हैं, ये सेम जा रहे हैं, ये भी गलत हो गया। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बताओ आइसोटोप में प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं? अगर प्रोटॉन डिफरेंट हो तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो गया, ये भी गलत हो गया। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी। जनाब अली राइट चॉइसेस, बड़े लायक हो गए। अब ये कह रहे हैं, गौर से सुनना, आपको एक सिंबल दे दिया, मुझे नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ पता कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कैलकुलेट करना है? इन, ये सिंबल दे दिया एलिमेंट, ये क्या दे दिया? सिंबल दे दिया एलिमेंट का कैपिटल M, पता नहीं कौन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है मुझे बताइए? 13। क्या मतलब है एटॉमिक नंबर 13 का? बताएगा अहमद। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 13। और पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट कितने नंबर पे आएगा? 13। खोल के देख लेना, ये क्लोरीन है। ठीक है, जिस एटम का एटॉमिक नंबर 13 होता है ना, वो क्लोरीन होता है। क्या होता है? अब ये 27 क्या है इसका? मास नंबर। तो बेटा ये मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ, हाँ जी, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में ऐड करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आपको मिलेगा एटॉमिक मास नंबर। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर हो गया? अब बेटा प्रोटॉन्स कितने हैं? अहमद बता कितने प्रोटॉन है इसमें? बहुत शर्म की बात है आज। 13।
न्यूट्रॉन कितने हैं नहीं पता, 14 नहीं पता भी कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास नंबर कितना है बोलो भाई, डाल दिया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर आ जाएंगे 27 माइनस, मैं हमेशा क्या करता हूँ 27 से 13 माइनस कर दूं, आंसर आ गया 14। तो मेरा बच्चा ये राइट तरीका है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का, ये मेथड। अब जनाबे अली वो कहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कितने हैं जी 13, आपने कैलकुलेट कर लिया, नहीं जी 13 नहीं है 14, 27, तो जनाब राइट चॉइस 14। आगे चलूं जनाब अली, विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड टू इरेडिएट कैंसरस सेल्स। अगर आप लोगों ने, अब बात और से सुनिएगा, अगर आप लोगों ने, अगर आपको याद हो सही तरीके से पढ़ा हुआ किसको, यस क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। अगर बेटा आप लोगों ने सही तरीके से यूजेस ऑफ आइसोटोप्स को पढ़ा हुआ है तो वहां पे मैंने आपको एक आइसोटोप के यूजेस बताया था कि दिस इज यूज्ड टू इरेडिएट द कैंसरस सेल्स इन होप ऑफ किलिंग और श्रिंकिंग द ट्यूमर। याद आया? सलमान को याद नहीं आया, मेरे सामने भी ऐसे प्रिंट हुआ हवा में उड़ रहा है। उसका नाम क्या था ये बताएगा जैन। उस आइसोटोप का नाम क्या था? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 यूज होता है कैंसरस सेल्स को शुआएं मारने के लिए, समझ आया? तो बेटा जी कोबाल्ट 60 द राइट चॉइस इज सी। नहीं समझ आया? क्लियर हो गया? इमेजिंग ऑफ ब्रेन में यूज होता है आयोडीन 123, कार्बन 14 डेटिंग में यूज होता है, आयोडीन 131 यूज होता है टू डायग्नोज द थायराइड प्रॉब्लम। देखते साथ याद आना चाहिए ये इस काम में यूज होता है। आपको याद ही नहीं आ रहा? अच्छा गौर से सुने, मैंने आपको कहा था एन वैल्यू जो होती है आपके किसी भी एटम की, जो एन वैल्यू, ये शेल की एन वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपको शेल का नंबर के बारे में बताती है कौन सा शेल है। आप कहता है एम शेल, तो एन वैल्यू के लिए शेल का नाम क्या था? फर्स्ट शेल का नाम क्या था? के, सेकंड का एल और थर्ड का एम। ये कौन सा शेल है? एम। थर्ड सब शेल, थोड़ी थर्ड शेल है, थर्ड शेल है। अब ये कहता है कि एम शेल है सब शेल्स। एम शेल में कितने सब शेल होंगे? मैंने आपको बताया था कि जितनी आपके शेल की एन वैल्यू होगी उतने उसमें सब शेल होंगे। मेरी बात आप मेरे ख्याल में सुनाई नहीं दे रही। पहले शेल में एन वैल्यू कितनी है? 1। उसमें सब शेल भी कितने होते हैं? 1 एस। दूसरे की एन वैल्यू 2, सब शेल भी कितने हुए? 2। तीसरे की एन वैल्यू 3, सब शेल भी कितने हुए? उसमें कौन कौन से सब शेल आएंगे? एस पी डी। अब उसको लिखेंगे कैसे? 3s 3p 3d। क्लियर हुआ? राइट चॉइस इज, राइट चॉइस इज। क्लियर हो गया? मेरा ख्याल में नहीं हुआ, बड़े चालाक हो गए। तो बेटे शेल के नाम से उसकी एन वैल्यू निकालो और एन वैल्यू से क्या पता चल जाएगा आपको? एन वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि इस शेल में टोटल सब शेल्स कितने होंगे। पहला शेल के होता है, दूसरा एल होता है, तीसरा एम होता है। अब आप पे मैंने छोड़ दिया, अब आपने इसको अपने माइंड में रखना है, समझ आया? फिर जो आप ठीक दे पाओगे। आगे जी आपका छठा क्वेश्चन है, ए सब शेल दैट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब गौर से सुनना, वो सब शेल, वैसे आपको पता था कि एक सब शेल में 2 आते थे, दूसरे में 6 आते थे, तीसरे में 10 आते थे और चौथे में 14। ये बता। अब जनाबे अली उन्होंने ये कह दिया आपसे कि सब शेल दैट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन इज, कहता वो सब शेल बताओ ए सब शेल। जब तक सवाल नहीं समझोगे जवाब नहीं दे सकते। ए सब शेल, एक सब शेल दैट जो कैन अकोमोडेट, अपने अंदर जगह दे सकता है, अपने अंदर डाल सकता है, अपने अंदर समा सकता है 6 इलेक्ट्रॉन्स इज। क्या वैसे होता है? आपको पता है इसकी कैपेसिटी 2 की है, क्या वो डी होता है? इसकी कैपेसिटी 10 की है।
क्या वो F होता है? इसकी कैपेसिटी 14 की है, F तो 14 की कैपेसिटी है, तो क्या वो P होता है? अच्छा P होगा, दैट इज P। ओके जनाबे अली, आपको सोडियम का सिंबल नजर आ रहा है, इसको लातीनी जुबान में नेट्रियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल है N_a। क्लियर हो गया? नेट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना है? जो सिंबल की लेफ्ट बॉटम साइड पे लिखा हुआ होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, और इतने ही प्रोटॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आ गया बच्चे? एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब ये है कि इस एटम में 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन। न्यूटन नहीं बता सकता जब तक मास नंबर नहीं पता होगा। तो कहता है हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने? 11। जब एटॉमिक नंबर 11 तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6 होगा। अभी 10 पूरे हुए हैं, एक और बचेगा। अब देख लो जो बोल रही हो कहां पे है, पहले में नहीं भाईजान 11 इलेक्ट्रॉन ही पूरे नहीं हुए। या तो 2 9 और 2 11, लेकिन जनाब पी में 7 नहीं आते। अब इधर देखे 1s2 2s2 2 भी 5 डाल दिए, फिर गलत कर दिया जनाब। 1s2 2s2 2p6 3s1, but this is the right choice। लो मैं आपके साथ हूँ, यही राइट चॉइस। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड यूज्ड डैश पार्टिकल्स इन हिज एक्सपेरिमेंट। इसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ये जो H+2 है ना, He+2, ये 2+, ये बेटा क्या है? अल्फा पार्टिकल। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कहता कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? पहले सवाल समझ लेना, मतलब पहली पे भी टिक, दूसरी पे भी टिक, तीसरी पे भी टिक, चौथी पे क्रॉस लगा दो। उसने कहा जो गलत, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दी गई जो आपके बयानात है उनमें से कौन सा इज नॉट करेक्ट, कौन सा दुरुस्त नहीं है अबाउट आइसोटोप्स आइसोटोप्स के बारे में, कौन सी बात गलत है, उस पर चॉइस लगानी है। सवाल समझ आ गया? इधर फिर सोच लो, समझ आ गया? जो बात आइसोटोप के बारे में गलत है उसको चूज करो। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, बताओ दे से मुराद कौन है? आइसोटोप। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, दुरुस्त है गलत है? तो ये चूज नहीं करना। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दुरुस्त है गलत है? ये भी नहीं है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे नहीं होंगे? वो एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इसका अच्छा खासा मैं जवाब आपको लिखवा चुका हूँ। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। फिजिकल क्यों नहीं सेम होती? क्योंकि मास नंबर पर डिपेंड है। अब जनाब डी आ गया, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, इधर ही जगह है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि मास नंबर क्या होता है और मास फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं। सो देयरफॉर डी चॉइस है गलत, और यही आपकी राइट चॉइस है इस सवाल के लिए। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर? ये यूरेनियम के आइसोटोप्स की बात हो रही है जनाब, और याद है विच आइसोटोप, कौन सा आइसोटोप इज यूज्ड, इस्तेमाल होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 ये इस्तेमाल होता है एटॉमिक बम में भी और न्यूक्लियर रिएक्टर में। U235। अच्छा जनाब गौर से सुने। अब पहला सवाल है, गिव द शॉर्ट आंसर्स। डिस्टिंग्विश, फर्क कीजिए बिटवीन, दरमियान में, शेल एंड सब शेल। लिख लोगे? जवाब मैंने लिख कर ये हूँ है। डेफिनेशन पहले लिखना दोनों की। शेल की डेफिनेशन आएगी, ऊपर हेडिंग देना। शेल की डेफिनेशन आएगी, सब शेल की डेफिनेशन आएगी। समझ आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद कहना शेल्स आर डिनोटेड बाय की L M N। समझ आया? सब शेल्स आर डिनोटेड बाय S P F। मेरी बात नहीं समझ आई? ये लिख लेना अब। क्लियर हो गया? पहला फर्क डेफिनेशन का, दूसरा फर्क सिंबल्स का, तीसरा फर्क बताओ शेल्स आर फिल्ड, या ये क्या देना इलेक्ट्रॉन्स फिल द शेल्स अकॉर्डिंग टू 2n² फॉर्मूला। जो आपके शेल्स हैं
उनके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स किस फार्मूले के मुताबिक डालते हो? 2n² फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिल द शेल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2n² फार्मूला, लेकिन सब शेल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल। नहीं समझ आया? सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक भरे जाते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन 2n² फार्मूले के मुताबिक भरे जाते हैं। समझ आया नहीं यार? तीन काफी है और बता दो, ठीक है। इसी के साथ आज के लेक्चर में क्लोज कर रहा हूं।